इस समय भाजपा के जो भी हों नेता हैं, ज़्यादातर नड्डा से लेकर सारे लोग जो है ये सब तो छात्र राजनीति से आए, एबीवीपी करते थे वहाँ से। बाबा साहब कहते थे पॉलिटिक्स इज द की ऑफ द ऑल सेक्टर। जेएनयू में वो क्रिटिकल माइंड तैयार होते हैं। जेएनयू में उस तरह का पढ़ाई होती है जहाँ बच्चे को सपने देखने की आज़ादी है। वो केवल किसी भी विचारधारा से हो, जेएनयू का है, इसी बात से इनके पेट में मरोड़ है। क्योंकि जो है जेएनयू से आया होगा तो पहले से इनके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में जाके बदलने की बात करेगा, सुधार की बात करेगा। एनएफएस एक स्कैम है, एक बहुत बड़ा साजिश है, खास करके ओबीसी वर्ग के और दलित वर्ग के लोगों के साथ। 2014-15 के बाद भर करके हायर एजुकेशन में कैसे एक खास विचारधारा के लोग आएंगे, ऐसे अचानक नहीं आए, बल्कि उसकी प्लानिंग के तहत इनको जो है लाया गया है। क्योंकि ये अभी हायर एजुकेशन के जो मानदंड हैं उसको टच नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो ये हुआ, इन्होंने प्राइवेट के हाथ में दिया। प्राइवेट के हाथ में देने के बाद जो है सेटिंग कराया। पेपर लीक इसलिए कराते हैं, कबीर ने कहा कि जो है करवा में माला फिरे, जीव फिरे मुहमाय, अब मनवा तो 34 फिरे, ऐसा सुमिरन नाई। प्रभु को स्मरण करने की जो पद्धति है उस पर भी कबीर ने बहुत अच्छा कि तुम ले करके माला कमंडल घूम रहे हो और दिखावा कर रहे हो, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा। पॉलिटिकल पावर पर सवाल न खड़ा हो, इसलिए स्पिरिचुअल पावर की तरफ जनता को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। मीरा ने कृष्ण को छोड़ करके न राम भजा न शिव भजा। और कोई कह दे मीरा पे जाकर के नहीं मीरा तुम छोड़ो, कल से तुम्हें जय श्री राम का नारा लगाना है, हमको लगता है मीरा उसका कान पकड़ के हट देती। हमारे राम अलग हैं, बीजेपी का राम अलग हैं, अयोध्या वालों के लिए राम अलग हैं। ग्रामीण परिवेश में जन्म लेने वाले या मिडिल फैमिली में जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके परिवार का और उनका भी, बच्चों का खुद का भी एक सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करें और सरकारी नौकरी पाएं, काम काज करें, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, राजनीति की तरफ न जाएं। क्योंकि ऐसा मानना है ग्रामीण परिवेश में कि राजनीति में जाने वाले लोग अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। लेकिन वहीं ग्रामीण परिवेश से निकलने वाले छात्र, ग्रामीण परिवेश से निकलने वाले लड़के जब बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, समाज को पढ़ते हैं, जागरूक होते हैं, तो वो फिर बात करने लगते हैं अपने हक की, अपने अधिकार की, जिसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव जी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है, इलाहाबाद के रहने वाले भी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये आए जेएनयू, जहाँ से इन्होंने एमफिल किया, पीएचडी किया, और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में संविदा पर, एडहॉक पर पढ़ा रहे हैं, गेस्ट पर पढ़ा रहे हैं। और सामाजिक बुराइयां जो हैं, जो लोगों की हक की बातें हैं, जो समाज में चल रहा है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, अग्रणी भूमिका में अगली लाइन में खड़े होकर, अगली पंक्ति में खड़े होकर उस पर आवाज उठाते हैं, सही और गलत क्या है उस पर बहस करते हैं, लोगों को बताते हैं, और समाज में एक सामाजिक भावना, एक रस उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए, उसके बाद आप जेएनयू आए, और अभी जैसे मैं कह भी रहा था परिचर्चा में कि हमारे गांव में या हमारे घर की तरफ एक कहावत है, बेटा कुछ भी कर लेना, राजनीति मत करना, राजनीति में मत जाना। पढ़ाई के दौरान आप छात्र संघ से जुड़े हुए थे, आप छात्र राजनीति में एक्टिव थे, अभी भी आप समाजवादी छात्र सभा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। परिवार से कितना समर्थन रहा है इस जर्नी में, और आपकी इलाहाबाद से लेकर जेएनयू तक आने की जर्नी कैसी रही? जर्नी तो सामान्य किसान परिवारों में जो नौजवानों का होता है। शुरुआत में आदमी पढ़ाई करता है, फिर 10+2 के बाद पुलिस मिलिट्री का फार्म भरता है, वहाँ से जो छट चला जाता है। हम लोग फार्म भरते थे, रेलवे का, पुलिस का, मिलिट्री में दौड़ते थे हम लोग 2-2.5 किलोमीटर लगातार। सुबह इलाहाबाद संगम रोड पर जो है दौड़ने जाते थे, चना खाते थे, खुद दूध पीते थे, सारा नौकरी मिले। हाँ, सो पहला जो है हम लोग किसान परिवारों की पहली प्राथमिकता पुलिस मिलिट्री थी। तो हम लोग भी अपना खूब, हमारे यहाँ जैसे मेरा इलाहाबाद है, कछार है, तो हम लोग यमुना कछार में जाते थे, खूब दौड़ते थे, और जो है 8-10 पूरा ग्रुप था हम लोग
होगा सुबह 4 बजे उठने वाला। फिर वहाँ कभी-कभी हम लोग कुश्ती भी लड़ते थे अलग तरह के। वहाँ से जो आ गए, चूँकि शहरों में इस तरह का खुला स्पेस होता नहीं, तो संगम का किनारा था इलाहाबाद में, तो हम लोग वहाँ जाते थे दौड़ने, कसरत करने, फिर जो है लटकने पूरा। तो फिर चूँकि हम लोग, मेरा जो है उतना हाइट और सीना था नहीं, तो हम उधर जा नहीं पाए। तो हम फिर अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। तो हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ाई में लगा कि उधर नहीं जा सकते, पढ़ाई पे फोकस किए। तो हमारा ग्रेजुएशन जो है इलाहाबाद से किया, फिर पीजी किया। क्योंकि उस तब तक हमको दिल्ली के बारे में मालूम नहीं था, जेएनयू के बारे में नहीं मालूम था पीजी तक। पीजी फर्स्ट ईयर में हमें पता चला, तो हमने कहा कि जो है नई यूनिवर्सिटी, उसमें पेपर में छपा था एक हिंदुस्तान के रविवासरी करके छपता था कि रविवार को, उसमें एक दिन जेएनयू के बारे में बहुत डिटेल से छपा था, वहाँ के हॉस्टल के बारे में, लाइफ के बारे में, सस्ती पढ़ाई के बारे में। तो हम लोगों को लगा कि चूँकि इलाहाबाद में कमरा लेके रहना और जो है बहुत कम पैसे मिलते थे, जो है कि भाई इतने पैसे में ही आपको सारा कुछ करना होता था, तो यूनिवर्सिटी हमको बहुत अच्छी लगी कि हमें लगेगा हम लोग वहाँ जा सकते हैं। तो फिर दिल्ली चूँकि महंगा शहर था, हम लोगों के लिए सोचना उस समय मतलब यह कि दिल्ली जाना ही सबसे बड़ा सोच से परे था, क्योंकि जाओगे तो काफ़ी खर्चे हैं वहाँ पर। क्योंकि हम लोग यहाँ इलाहाबाद में जिस तरीके का स्टूडेंट का जीवन होता है अपना, उस तरह का हम लोग लाइफ थी। तो दिल्ली उन्हीं लोग, उस समय दिल्ली वही लोग जाते थे जो घर परिवार में जिनकी नौकरी थे, माँ बाप हाँ, एक अपर मिडिल क्लास के लोग थे, किसान परिवारों में जो बड़े किसान थे उनके बच्चे जाते थे। हम लोग छोटे किसान हैं, तो हमारे, लेकिन हमारा एमए फर्स्ट ईयर में हो गया जेआरएफ, तो हमारे लिए एक संभावना खुल गया कि अब चूंकि घर से पैसा नहीं लेना है, और घर वालों की है पैसा न लो तुम चाहे जो करो। तो ये हमारे लिए थोड़ा रिलीफ मिल गया। और घर वालों का एक ये है कि भाई पढ़ाई कर रहा है तो कुछ अच्छा करेगा आगे चल करके, ये उम्मीद के साथ हमेशा। राजनीति में जाने से रोकते नहीं थे? नहीं, राजनीति जैसे हम लोगों का परिवार में राजनीति की चर्चाएं भी होती हैं देश दुनिया की जो है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन ये जो एक तरीके से मुझे लगता है प्रभु वर्ग का, एलिट क्लासों का एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि राजनीति बहुत खराब चीज़ है, राजनीति में जाने से बच्चों को रोकना जो है, इसलिए ताकि जो नीचे से लोग राजनीति में आ रहे हैं, अगर वो लोग आके कंपटीशन देने लगेंगे, तो जो पहले से बने बनाए लोग हैं, जो राजनीतिक परिवारों के एस्टेब्लिश लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनका चैलेंज मिलेगा। इसलिए ये शुरुआत से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, ताकि नीचे वर्ग के लोग जो है राजनीति में, क्योंकि राजनीति एक बहुत ही, मतलब बाबा साहब कहते थे पॉलिटिक्स इज द की ऑफ द ऑल सेक्टर, तो सारे दरवाजों का जो है एक चाबी है। तो वो कुंजी जो है उनके हाथ में न लगे, इसलिए एक तरीके से प्रोपेगेंडा शुरू से चलाया जा रहा है, खास करके छात्र राजनीति को लेकर। जबकि आप देखिए कि इस समय भाजपा के जो भी हों नेता हैं, ज्यादातर नड्डा से लेकर सारे लोग जो है, ये सब तो छात्र राजनीति से आए, एबीवीपी करते थे, वहां से होकर के आए। तो ये बाकी सोशलिस्ट लोग भी जो है राजनीति में थे, जबकि लोहिया तो ढूंढ करके, डॉक्टर राम लोहिया तो ढूंढ कर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाते, क्योंकि ये नर्सरी थी राजनीति की। यहाँ से बच्चे आगे चल करके, मतलब सिर्फ राजनीतिक महकमा नहीं, बल्कि जो है प्रशासन व्यवस्था है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, जितने भी स्कोप है पढ़ाई के बाद, जो भी जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, वो सारे लोग यूनिवर्सिटी से निकल कर जाते हैं। लेकिन राजनीति में जाएंगे तो वो ज्यादा आसानी से प्रभावित करेंगे चीजों को, समाज को। इसलिए वो समाज में यथास्थितिवादी जो लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि कम से कम वर्किंग क्लास के बच्चे, जो कमेरे वर्ग से लोग हैं, वो इसमें लें, क्योंकि वो आएंगे तो इतने मेहनती होते हैं कि उस मेहनत के आगे ये टिक नहीं पाएंगे। इन लोगों की बनी बनाई स्थिति को, हाँ, क्योंकि ये जो बहुत ही मजे से पॉलिटिक्स करते थे, वो मकाम उनका दरकने लगता, हिलने लगता। अच्छा, अब न्यूज़पेपर में, अखबार में आपने जेएनयू के बारे में पढ़ा, और जेएनयू आपको बहुत प्रभावित किया। मौजूदा दौर में जेएनयू के ऊपर बड़े सवाल उठाए जाते हैं कि वहाँ पे देश विरोधी लोग रहते हैं, अलग अलग तमाम चीज़ें की, तमाम नारे कन्हैया कुमार के ऊपर इतने विरोध लगाए गए कि वो विरोधी हैं। और भी जेएनयू को लेके बहुत सारी भाषाएं जो है वो अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं। बहुत सारे ऐसे, मैं मीडिया पे बोलना नहीं चाहता, 3-4 साल पहले एक कोई मैगजीन छपी थी जिसमें लिखा गया था कि जेएनयू में कुछ जो है कि पर्याप्त मात्रा में पाया गया जेएनयू के आगे पीछे। तो क्या ये वही जेएनयू है? क्या ये वही जेएनयू है जिसको आप न्यूज़पेपर में पढ़े थे, या कोई बदलाव है जेएनयू? नहीं, ये तो देखिए बहुत साफ है। जेएनयू के खिलाफ एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड जो समाज के जो
कचड़े हैं जो जो नहीं चाहते समाज की प्रगति को, वो चाहते हैं समाज की गति को रोक देना, समाज की प्रगति को रोक देना। समाज की प्रगति का मतलब ये हुआ कि जो बैकवर्ड है वो आगे आए, जो पिछड़ गया है वो आगे आए, जो गरीब है उसकी स्थिति सुधरे। तो जेएनयू में वो प्लेटफॉर्म देता है, जेएनयू में वो क्रिटिकल माइंड तैयार होते हैं, जेएनयू में उस तरह का पढ़ाई होती है जहाँ बच्चे को सपने देखने की आज़ादी है। हम सब को जो सपने देखने की आज़ादी मिली तो जेएनयू में मिली। हम राजनीति के बारे में सोच पाए, करें ना करें ये अलग मैटर है, लेकिन राजनीतिक होना, राजनीतिक समझ पैदा करना, देश दुनिया की जानकारी पैदा करना, देश दुनिया की समझ पैदा करना, समाज की अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, पूरे दुनिया के आपसी संबंधों, भाईचारा और जो सामाजिक जो ग्लोबल दुनिया है उसकी समझ तो हमको विश्वविद्यालय ही देते हैं। और खास करके जो गलत परंपराएं हैं समाज में, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, जो अंधविश्वास है, कुमंडूकता जो समाज को पीछे ढकेलते हैं, उसके बारे में एक क्रिटिकल जो है थिंकिंग, सोचने की जो है स्पेस। जैसे मैं कह रहा हूँ कोई भी पौधा अगर जो है उचित वातावरण नहीं पाएगा तो ग्रो नहीं करेगा। जेएनयू वो वातावरण देता है बस, बाकी यूनिवर्सिटियों में उस वातावरण को, उन पौधों को रोज कत्ल कर दिया जाता है, कुपुट लिया जाता है उनको। जैसे कोई पौधा ग्रो करने की कोशिश करता है सत्ता पक्ष द्वारा या अभिजात वर्ग द्वारा या समाज में जो प्रगति के खिलाफ होते हैं, वो उन पौधों को कुपुट लेते हैं, तो वो पौधे वहीं बौने हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं, उनका विकास नहीं रुक जाता है। जेएनयू में ये कुपुटने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए जो है वो स्पेस देता है। इसलिए जो समाज की प्रगति के खिलाफ हैं, खासकर बैकवर्ड के बहुजनों के उत्थान और कल्याण के खिलाफ हैं, वो लोग नहीं चाहते कि इस तरह का संस्थान सरवाइव करे या रहे। एक पिक्चर भी आई है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये सब प्रोपेगेंडा आप समझिए, ये खास विचारधारा के लोग जो हैं भारत के अंदर, जो विभाजनकारी लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोगों के ही अंदर, ये पूरी एक सांप्रदायिकता के तहत जेएनयू की, क्योंकि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा संस्थान है, वो जो है भारत की जो असल परिदृश्य है, असल समस्या है, उस असल समस्याओं के बारे में सवाल उठाता है। मैं जेएनयू के कुछ लड़कों का ऐसे इंटरव्यू में देखता हूँ कभी कभी, तो उन लोगों की एक चर्चा बाहर निकल के आती है कि कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि जो गरीब घर के लोग हैं या जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो जेएनयू जैसे संस्थानों में पढ़े, इसलिए जेएनयू को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। क्या सच है? देखो, जेएनयू में सिर्फ गरीब नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत ही अफवाह है। जेएनयू के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं मीडिया द्वारा फैलाई गई हैं। मीडिया के पीछे वो वर्ग जो जेएनयू की पढ़ाई, क्रिटिकलिटी, थिंकिंग और जो है से जो है डिस्टर्ब हो रहा है, खास करके रूलिंग क्लास, जिनकी सत्ताएं दरक रही हैं, जिनका अपना जो है मयार दरक रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि देश में ऐसे नौजवान पैदा हों जो व्यवस्थाओं की खामियों के बारे में नज़र रखें, जो व्यवस्थाओं के जो है समस्याओं को की तरफ लोगों की नज़र ले जाएं, देश की नज़र ले जाएं और उसको ठीक करें। सवाल यह है कि ये सब बदलाव के लिए उठाने वाले कदम है, यानी कि जो बदलाव विरोधी है, परिवर्तन विरोधी है, तो परिवर्तन विरोधी जो लोग हैं वो एक साजिश के तहत जेएनयू जैसे संस्थान में, जामिया के पे इस तरह के हमले होते हैं। लेकिन इसके पीछे है कि जो है वो हमले जैसे पूंजीवाद के खिलाफ होता है, कारपोरेट घरानों द्वारा किस तरीके से भारत को गरीब बनाया जा रहा है, यहाँ के संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, गरीब को गरीब बनाए रखने की जो साजिश है उसका पर्दाफाश होता है। इसलिए वो बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं इन सारे प्रोपेगेंडा पर। अभी जेएनयू पे हम लोगों ने बड़ा चर्चा किया। जेएनयू जो है कि रैंकिंग में भी नंबर 1, नंबर 2 आता रहता है। आप जेएनयू से पीएचडी भी किए हुए हैं। जेएनयू से पीएचडी करने के बाद भी सरकारी नौकरी, यानी नौकरी इन द सेंस प्रोफेसर, लोगों को नहीं, लोग बन नहीं पा रहे प्रोफेसर। आप भी जेएनयू से पीएचडी किए हुए, मुझे लग रहा है कि आपको 3 साल हो गए, 4 साल, लेकिन फिर भी अभी तक आप संविदा पे गेस्ट लेक्चरर हैं, आप गेस्ट पे पढ़ा रहे हैं। ये इतना फर्क क्यों है? रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय, वहां से आपने पढ़ाई की, उसके बाद भी आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं, आपको नौकरी नहीं है। दरअसल क्या है कि जब से मंडल लागू हुआ यूनिवर्सिटियों में, तो मंडल की सीटें भी बढ़ी, चाहे स्टूडेंट की हो, टीचिंग सीटें हो। ऐसा नहीं है, एक लंबे समय तक जो है ओबीसी रिजर्वेशन लागू न हो, इसलिए
ना ही उसके तहत रोस्टर बनाया गया, ना ही उन सैंक्शन पोस्टों पर जो है कोई सीटें भरी गई, इसलिए लंबे समय तक सीटें खाली रहीं पिछले सरकारों के दरमियान भी, खास करके बैकवर्ड और दलित की सीटें, बैकलॉग बहुत ज्यादा था जो है, और अभी भी बहुत जगह सीटें खाली हैं। अब जब से ये पिछले 10 सालों में जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आरएसएस जब से हायर एजुकेशन पे कब्जा करने की कोशिश किया है या कर लिया है अब तक जो है, तो अब क्या कर रहा है कि नौकरियां देने का क्राइटेरिया बदल गया है। अब क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप उठ करके सुबह लाठी भांज रहे हैं शाखाओं में जा करके, आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत बो रहे हैं, आप मजहब जो है सांप्रदायिक हिंसा वाले कंटेंट को परोस रहे हैं, रात दिन जो है आप जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या जाति विद्वेष पैदा कर रहे हैं, तो ऐसी एक क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में जेएनयू के लोग फिट ही नहीं बैठ रहे हैं, तो ये वो नहीं आ पा रहा। दूसरा जो है सारा अपॉइंटमेंट आरएसएस के रंगरूट कर रहे हैं, आरएसएस के चुने हुए रंगरूटों ने पूरे हायर एजुकेशन को दीमक की तरह जकड़ लिया है, और वो जो है अपना घरौंदा बना लिया है। अब ये पूरे देश में इनका घरौंदा बन गया है। अब इस घरौंदे में वही एंट्री करेगा जिनको ये दीमक चाहेंगे। मेरा सवाल एक यहीं से है, रिलेटेड इसी से है, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ आपको। यूनिवर्सिटीज में जो 7 साल 8 साल 10 साल से लोग पढ़ा रहे हैं एडहॉक पे, गेस्ट पे, उनको फिर जब परमानेंट करने की सिचुएशन आती है, भर्ती आती है, वो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एक शब्द यूज हो रहा है NFS, नॉट फाउंड सुटेबल, और उनको निकाल दिया जा रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? अगर वो नॉट NFS के तहत है, वो सुटेबल नहीं है पढ़ाने के लिए, तो 8 सालों तक उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए क्यों? ये पहला तर्क। दूसरा तर्क, अगर 8 साल तक वो पढ़ाए हैं तो 8 साल के बाद वो NFS कैसे हो जा रहा है? NFS एक स्कैम है, एक बहुत बड़ा साजिश है, खास करके ओबीसी वर्ग के और दलित वर्ग के लोगों के साथ। NFS से क्या होता है कि शुरुआत में ये जो जब मंडल लागू हुआ ओबीसी रिजर्वेशन, तो कह रहे हैं कोई अवेलेबल नहीं था, पहले शुरुआत में कोई अवेलेबल ही नहीं, इसलिए हम कैसे नौकरी, क्योंकि दलित पिछड़े लोग पढ़े लोग ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, ये तर्क दिया जाता था 2007 के पहले का। फिर जब लोग अवेलेबल हो गए तो जो है कह रहे हैं कि एलिजिबल ही नहीं है, वो क्राइटेरिया नहीं पूरी पर, वो मेरिट ही नहीं टच कर पा रहे हैं, तो मेरिट का स्वांग रचा इन लोगों ने। एक पूरी एक उनकी मेथोडोलॉजी है। मेरिट के बाद जो है तीसरी क्राइटेरिया, जब मेरिट हो गया, लोग PhD करने लगे, मास्टर हो गए, भर भर के लोग यूनिवर्सिटी से पास होने लगे, टॉप करने लगे लोग जो है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिया हो। तो कब कह रहे हैं इन्होंने नया तीसरा हथकंडा लाया है नॉट फाउंड सुटेबल का, कि अब आप अवेलेबल भी हैं, एलिजिबल भी हैं, लेकिन अब सुटेबल नहीं है। अब सवाल ये है कि जो सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया है कास्ट, सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया है गोत्र, सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया है क्षेत्र। अगर आप गोत्र से हैं, क्षेत्र से हैं, जाति से हैं, खास विचारधारा से हैं, तब तो आप सुटेबल हैं। अगर नहीं जो है, ये जो मैंने जिन दीमकों की बात की, जो प्राइमरी एजुकेशन खाने के बाद जो है वहाँ प्राइवेटाइज कराने के बाद अब ये हायर एजुकेशन की तरफ आ गए हैं। तो अब एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा जो है, जितने भी देश की विश्वविद्यालयों में है, सारा अपॉइंटमेंट जो है रिफर्ड हो गया है। ये रिफर्ड जरिए हो रहा है कि कोई जब तक आरएसएस का रेफरेंस नहीं लगेगा, इन रंगरूटों का रेफरेंस नहीं लगेगा, तब तक किसी को नियुक्ति नहीं होगी। दूसरी चीज, इतने लोग जो पढ़ा रहे थे एडहॉक, उसमें से देखिए कुछ लोगों ने आत्महत्या किया। हिंदू कॉलेज की घटना है जिसमें एक ओबीसी का नौजवान ने आत्महत्या कर ली, इस बात पे क्योंकि उसका वो जो है चरण चुंबई नहीं कर सकता, वो जो है तेल मालिश नहीं कर सकता, वो इनके लिए जो है इनके आरएसएस के जो अलग अलग ट्रस्ट बनाए हैं, इन ट्रस्टों में वो फंड नहीं दे सकता, वो पैसा नहीं दे सकता है, वो इनकी शॉपिंग नहीं करा सकता है, इनको जो है बड़े बड़े गेस्ट हाउस में रुकवा नहीं सकता था। इसलिए जो है वो सारे क्राइटेरिया फेल हो गया, इसलिए नौकरी से बाहर चला गया। इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं मिला कि वो जो कैसे यहाँ अपने आप को सर्वाइव करे या आगे कैसे जीवन चलाए। तो ये बहुत मतलब खास करके, और तब भी मैं कह रहा हूँ जैसे जेएनयू की बात हो रही है, मैं इन लोगों ने जेएनयू से पढ़े होने के नाते ही, मतलब वो किसी भी विचारधारा से हो, जेएनयू का है, इसी बात से इनके पेट में मरोड़ है।
क्योंकि जो है जेएनयू आया होगा तो पहले से इनके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में जाके बदलने की बात करेगा, सुधार की बात करेगा, जो है उसको ठीक करने की बात करेगा। तो ये कहीं ना कहीं उस पूरे धारा के ही खिलाफ हैं और इनका क्राइटेरिया जो है वो संघ है। संघ में जो लाठी भांज रहा है, जो तलवार लेकर चल रहा है, तो त्रिशूल घुसाने की बात कर रहा है, गोली मारो सालों की जो नारे दे रहा है, जो जितना अमानवीय हो सकता है, जो जितना क्रूर हो सकता है, वो है दूसरा एक जाति गिरोह है। अगर आप प्रिविलेज समुदाय से हैं तो आपके लिए जगह है, अगर आप दलित पिछड़े हैं तो आप नाक रगड़ लीजिए, आपको जगह नहीं मिलनी। शाखा में भी जो है तुम जाकर के घास में नाक ही रगड़ोगे, पता नहीं कोई सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत सारे जो रोज शाखा में दंड बैठक मार रहे हैं जो शाखा मृग, उनमें जो दलित पिछड़े हैं वो आते हैं बेचारे अपना पेन अपनी सफरिंग के लिए कि देखिए जो है ये सब क्या है कि बात बड़ी गुडी गुडी करता है, बड़ी बड़ी से हमारे यहाँ तो सब बराबर हैं, लेकिन अंदर से एकदम डर जो है वो है। तो मतलब ये अब उनको नाम नहीं ले सकता क्योंकि बेचारे मारे जाएंगे जो है, लेकिन चूंकि सब बात तो आ ही जाती है, उनका दर्द ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उन सवालों को उठाते हैं। आज भी हम लोग जो है इनके यहाँ नहीं जाते हैं नौकरी लेने कि भाई तुम्हारी जो है इस क्राइटेरिया को हम किसी मुसलमान को मारने और लिंचिंग करने की बात नहीं कर सकते इस देश में। हम भारत के संविधान में जो भाईचारा है उसको नहीं तोड़ सकते। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान में हमारी आस्था है, हम कोई सांप्रदायिक नहीं है। स्थिति यही बनी हुई आ रही है। अभी देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है लगभग पिछले 2-2.5 सालों से, पेपर लीक का मामला। तो कहीं कहीं ऐसा फील होता है इस मुद्दों को देख के कि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, सरकार को लेकर और पेपर कराने वाली एजेंसियों को लेकर उनके मन में एक भय बन चुका है कि हम कितना भी तैयारी कर लें, कितना भी रिसोर्स हम खत्म कर लें, पेपर लीक हो जाना है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? सरकार इतना विफल कैसे हो सकती है किसी भी पेपर को लीक होने से बचाने के लिए? इसके 2-3 जो है बहुत मूलभूत बिंदु हैं। पहले तो जो पेपर में जो सरकारी मशीनरी अधिकारी इन्वॉल्व होते थे, अथॉरिटी इन्वॉल्व होती थी, उनसे छीन करके इन सारे जो है नौकरी कराने, कंडक्ट कराने, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो मशीनरी थी, स्टेट गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनसे उसको छीन लिया, क्योंकि उसमें जो है सरकार के अधिकारी शामिल होते थे। तो उन पर एक जो है दबाव था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी, एक ईमानदारी था, और जो है चूंकि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो उनको जो है पब्लिक में जवाब देना पड़ता, उन पर कार्रवाई भी होती। इन्होंने उसको पहली बार छीन करके प्राइवेट वेंडर के प्राइवेट हाथों में दे दिया। और प्राइवेट हाथों में किसको दिया? जो कंपनियां, जो संस्था जो इनके अपने लोगों की थी। तो एक तो इनकी अपनी संस्था हो गई, सरकार से खींच करके प्राइवेट को दे दिए। प्राइवेट में इसलिए दिए कि ये जो शाखा मृग हैं, जो 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 सांप्रदायिक लोग हैं समाज में, जो हिंदू मुसलमान नफरत वाला, ये पढ़ाई में कहीं एक नंबर के जो है मूर्ख हैं, तो इनको क्राइटेरिया में कैसे लाया जाए, इसके लिए जो है पेपर तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि और सरकारी सिस्टम से आ नहीं पा रहे थे। अभी तक देखिए कि 2014-15 के बाद भर भर करके हायर एजुकेशन में कैसे खास विचारधारा के लोग आए, ऐसे अचानक नहीं आए, बल्कि उसकी प्लानिंग के तहत इनको जो है लाया गया है, क्योंकि ये अभी हायर एजुकेशन के जो मानदंड हैं उसको टच नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो ये हुआ, इन्होंने प्राइवेट के हाथ में दिया। प्राइवेट के हाथ में देने के बाद जो है सेटिंग कराया। पेपर लीक इसलिए कराते हैं क्योंकि पेपर लीक करा दो, फिर 4 महीना 6 महीना में एक बार वैकेंसी निकालो, फिर 6 महीना साल भर स्टूडेंट तैयारी करे, फिर पेपर लीक करा करके फिर उसको बैठा दो, तो फिर जो है नौकरी नहीं देना पड़े, तो पैसा भी गया, स्टूडेंट भी गया। फिर कहते हैं अरे पेपर लीक हो गया, हम दोबारा कराएंगे, तो दोबारा कराएंगे, फिर साल भर का प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर फार्म भराया जाएगा। तो ये एक तरीके से ये करके एक तरीके से भारत के अंदर बेरोजगारी को जितना बढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा अंधविश्वास फैलेगा, बेरोजगारी को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा उतनी ज़्यादा जो है इनके कैडर बनेंगे, क्योंकि ये असंतोष जो है कहीं न कहीं धार्मिकता की तरफ ले जाएगा, ये असंतोष कहीं न कहीं जो है उस तरफ ले जाएगा जहां उसको तनिक होप दिखे। तो ये पेपर लीक एक साजिश के तहत हो रहा है। पहले तो नौकरी देना नहीं चाहते हैं इसलिए पेपर लीक कराते हैं, और अपने लोगों को भरने के लिए जो है कि उसमें ये पेपर लीक हो रहा है, खास चुनिंदे लोगों को इसमें पास कर। नीट वाला आप देख लीजिए, उसमें इतनी बड़ी मेरा अनुमान है, मेरा आशंका है कि इसमें
रूलिंग क्लास के जो है भाजपा के नेताओं के बेटा बेटियों से लेकर के कुछ बड़े अधिकारियों के लोग शामिल हैं। इसलिए आप देखिएगा यूजीसी पेपर में क्या बोला कि इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हुई है। तो नीट में कौन सा इंटीग्रिटी सुरक्षित रही है जो तुम्हें इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज नहीं हुई है? इंटीग्रिटी तो वहां भी कंप्रोमाइज हुई है, सेम संस्थान कराई है, सेम में एक जगह इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हो रही है। सरकार का टर्मिनोलॉजी है यूजीसी का। दूसरी तरफ कह रहे हो कि नीट में कि इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, वहां पर अब तुम डेट पे डेट आ रहा है, वहां कोर्ट भी नहीं कुछ कर रही है, वो भी डेट कर रही है उसको। और किसको बना रहे हो कमेटी के साथ? जो एनटीए का खुद वो है। बाद में जब लोगों का जन दबाव आया, लगातार प्रोटेस्ट हुआ, तो जो है उसको हटाना पड़ा। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ अगर किसी भी सरकार में सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ है तो ये है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी सरकार। सबसे ज्यादा यूथ आज परेशान है और सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी, सबसे ज्यादा जो है महंगाई इस सरकार में। तो ये सबसे ज्यादा मानसिक तनाव, फ्रस्ट्रेशन इस गवर्नमेंट में जो है। क्योंकि अब मान लीजिए जो नीट की तैयारी करने में प्राइवेट अगर कोचिंगों में जो है 1 से 1.5 लाख फीस है, इससे ज्यादा ही है। मतलब मिनिमम मान लीजिए एक बार का हो गया। अब मान लीजिए एक बार नहीं हुआ, दोबारी कर फिर उतने फीस हुआ, तो 2.5 से 3 लाख। आप सोचिए कि एक ओबीसी के घर के जो औसम छोटा सा किसान है, मजदूर है, उसका बेटा बेटी अगर 10+2 कर लिया, अगर उसका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में तेज है, तो तैयारी ही नहीं कर पाएगा। एक तो कोचिंग संस्थान, ये कोचिंग संस्थान अचानक से इतनी क्यों फल फूल रहे हैं? क्योंकि एक खास वर्ग के बच्चों को ही इन तंजीमों में, इन विभागों में ले जाने का एक रोड मैप बनाया गया है, ताकि गरीब तो पहले से ही छट जाएगा, न 1.5 लाख कोचिंग का पैसा दे पाएगा, न वो डॉक्टर बन पाएगा, न इंजीनियर बन पाएगा। तो ये खास करके जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन विभाग हैं, उसमें रूलिंग एलिट क्लास, अभिजात वर्गों को, प्रभु वर्ग को, बच्चों के लिए सेफ सीट सिक्योर करने के लिए ये इतना ज्यादा जो है मार्केटाइजेशन किया गया है। सदन में पेपर लीक के मामले पर बोलने पर माइक बंद हो जा रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो माइक बंद हो गया। राज्यसभा सभापति महोदय का भी कुछ इंटरेस्ट पेपर लीक में हो, इसलिए जो है इन सवालों से उनको बड़ी बेचैनी हो रही है, पर्सनली उनको धक्का लग रहा हो। क्योंकि उनके अभी कहना नहीं चाहिए, उनकी बेटी मॉडलिंग से सीधा यूपीएससी पास कर जाती हैं, लेटरल एंट्री। ये तो हो सकता है कि वो पढ़ाई करके पास हुई हैं। कैसे होंगे कि वो रिजल्ट में तो नहीं था उनका नाम, जो कंबाइंड रिजल्ट आया था, कहां से नाम आ गया? मतलब नौजवान का जिस तरीके से इन्होंने दिमाग खराब किया है, वो विश्वास ही गेन नहीं कर पा रहा है कि मैं अपनी मेरिट से हो जाऊंगा। वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है कि मैं दबा के पढ़ाई करूंगा, पूरा मेहनत करूंगा, कहीं कोई काम नहीं करूंगा और मैं पढ़ करके निकाल लूंगा। जो मेहनती लोगों की भावना थी, आज वो उनका मनोबल टूट चुका है। आज वो कॉन्फिडेंटली कहने पेपर दे के आते हैं और अगले जब तक घर पहुंचते हैं तब तक पेपर लीक हो जाता है। तो आप समझिए कितना बड़ा नौजवानों से भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तो और नौजवानों के साथ साथ उस पूरे परिवार के साथ, जो कितनी मुश्किल से दिल्ली, पटना, लखनऊ और इलाहाबाद जैसी जगह पर भेज करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं। कमर टूट रही है उनकी, जो है घर का पेट काट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा भेज रहे हैं। बहुत बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। अच्छा, थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं, वो पेपर से रिलेटेड ही है। सेंगोल का मुद्दा बहुत उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सदन से सेंगोल को हटा देना चाहिए। क्यों? देखिए, सेंगोल को स्थापित करने वाले लोग की जो भावना है, जो विचार है, वो मनुवादी विचार है कि सेंगोल मनु के विधान में है, जिसको कहते हैं राजदंड है। राजदंड क्या है? राज व्यवस्था में दंड का तो कोई जो है अलग अलग था, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दंड होता था। एक ही घटना के लिए जो है, एक ही काम के लिए ब्राह्मण को अलग दंड था, क्षत्रिय को अलग दंड था, शूद्र को अलग दंड था। बताइए, राजदंड में तो व्यवस्था थे, संविधान में तो शायद ये नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। तो राजदंड के इस मानसिकता को संविधान के जो हमारे निर्माता थे उस जानते थे, इसलिए उस म्यूजियम की चीज थी। वो राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का वो कलंक है। लोकतंत्र की इतनी बड़ी पंचायत में, देश की इतनी बड़ी पंचायत में उसको स्थापित करना, ये मनुवादी मानसिकता को, राजतंत्री व्यवस्था को
जो है कि सोच को, बीजेपी के जो है लोगों का, आरएसएस के लोगों की सोच को दर्शाता है। ये मैं तो जितने भी माननीय सांसद चुन के गए हैं विपक्ष के, मैं तो कह रहा हूँ अपनी भाषण शुरू करने से पहले एक बार उस सेंगोल को जो है को का नाम लेते हुए, उसको कलंक घोषित करते हुए तब अपना भाषण शुरू करें। इससे क्या है कि ये भारतीय लोकतंत्र का जो सूरज उदय हुआ, तो उसके पीछे कई लोगों की शहादत है। उस अंधेरे से, गुलामी की अंधेरे से, औपनिवेशिक गुलामी के अंधेरे से निकल करके जब पहली बार जो लोकतंत्र उदय हुआ भारत में, लोगों ने लोकतंत्री व्यवस्था ढांचे को अपनाया, राजे रजवाड़ों के किस्से कहानियों को दफन कर दिया कि अब राजे रजवाड़े की जो है चिन्ह निशानियां रहेंगी तलवारों में, लेकिन उससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा लोकतंत्र के, लोकतांत्रिक ढांचे से, देश चलेगा सपने देखने की आजादी से। आप बताइए, राजतंत्र में क्या राजा के बेटे के अलावा कोई दूसरा प्रजा का भी सपना देख सकता था राजा बनने का? नहीं। तो लोकतंत्र, हमारा संविधान ये आजादी देता है कि एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शे वाले का बेटा, एक किसान का बेटा भी जो है सपना देखता है विधायक बनने का, सांसद बनने का, देश का प्रधान। चाय वाले की भी देख लीजिए, क्या राजतंत्र होता, सेंगोल वाले होते, ये जो राजदंड होता, उस दंड के हिसाब से माननीय मोदी जी कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने ठीक ही कहा कि मन में मोदी जी कुछ और है, लेकिन चूंकि हो सकता है पुरोहितों का, हो सकता है कि वर्णवादी सोच का, आरएसएस के जो है इस कचड़े मानसिकता कितना उन पर दबाव रहा हो, कुछ सेंगोल को लाकर स्थापित किए, क्योंकि इस सेंगोल के पीछे मनवादी विचार है, मनवादी विचार का पोषक है जो है आरएसएस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेंगोल केवल सत्ता हस्तांतरण का एक जरिया है? कौन सी सत्ता हस्तांतरण? लोकतंत्र राजतंत्र दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अरे सत्ता हस्तांतरण, मान लीजिए एक राजा ने दूसरे, खिलजी ने फलाने को शासन दे दिया, तुगलकों ने इनको दे दिया, उन्होंने लोधी को दे दिया, लोधी ने बाबर को, ये हुआ सत्ता हस्तांतरण ना। राजतंत्र में सत्ता हस्तांतरण, इनके गद्दी पे ये बैठ गया। अंग्रेज जब थे, अंग्रेजों ने तो औपनिवेशिक सत्ता के बाद लोकतंत्र आया ना। अंग्रेजों का शासन था तो ऐसा थोड़ी कि लोकतांत्रिक शासन था, वो भी तो महारानी का शासन था। तो महारानियों से जब हम लड़ करके लोकतंत्र लाए हैं, तो महारानी और रानियों के जो है इस चिन्ह को हम क्यों रखेंगे वहां पर? वो कलंक है, मनुवाद का प्रतीक है। और दंड में सेंगोल का मतलब है कि भारतीय संसद में आप देखिए कि जो है खास लोगों को प्रश्रय मिलेगा और कुछ लोगों को बोलने दिया जाएगा, कुछ लोगों को माइक बंद कर दिया जाएगा। ये उसी मानसिकता का, सेंगोल वाला मानसिकता यही करेगा कि खास जाति का कोई पैदा है तो उसके लिए अलग दंड का विधान है। तो ये वर्ण व्यवस्था पोषित विचारधारा के लोग जो है सेंगोल के पक्ष में है। मुझे लगता है कि उस कलंक को जितना जल्दी हो भारतीय लोकतंत्र के से हटा देना चाहिए। सदन की ही बात हम लोग कर रहे थे, मैं सदन को देख रहा हूँ, जो मानसून सत्र चल रहा है ये 18वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में हमने देखा कि किस तरीके से बसपा के जो सांसद थे दानिश अली, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, बहुत सारे वर्ड यूज किए गए, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या, बहुत शब्द बोले गए। अभी जब शपथ समारोह हो रहा था, संविधान का नारे, संविधान की जय तो हो रही थी, लेकिन जय श्री राम के भी नारे, हर हर महादेव के भी नारे, और दुर्गा जी के भी नारे, जय फिलिस्तीन के भी नारे, हर संप्रदाय के लोग अलग अलग नारा लगा रहे थे। तो मेरा विचार है कि क्या संवैधानिक सत्र में, क्या संवैधानिक सदन में धार्मिक माहौल बढ़ता जा रहा है? ये सही है या गलत? देखिए ये क्या है ना, संसद को भाजपाइयों ने अखाड़ा समझ लिया है, जहां ये जा करके ताल ठोकते हैं। ताल किसके नाम से? धार्मिक उन्माद के नाम से, धार्मिक नारों के नाम से, ताकि ताल ठोक करके उस लाइन पर, उन बिंदुओं पर लोग लड़ें, रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि पूरा बीजेपी वाले जितने नेता हैं सबकी ट्रेनिंग आरएसएस में होती है, और आरएसएस रात दिन जो है लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, नफरत, ताल, यही सब सिखाता है। इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज इनकी देखिएगा, मैं हमेशा ये जो है नफरत और जो है लड़ने के लिए उतारू। मैं कह रहा हूं कि तुम संसद की शपथ ले रहे हो, संविधान की शपथ ले रहे हो, तो संविधान में संविधान की शपथ लो ना। तुम्हें यहाँ भक्ति भजन करना हो जाके मंदिर में करो,
अगर तुम्हें भक्ति भजन भगवान ही करना है तो जो है राजनीति में क्यों आए हो? तुम सन्यासी बन जाओ, तुम साधु बन जाओ, तुम चोला ओढ़ लो, जाके कहीं जो है मंदिर में बैठो, घंटी टिंटिनाओ, पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो, मैया का दर्शन करो, मैया का कीर्तन करो, प्रभु का गुणगान करो, करो प्रभु का गुणगान। अब प्रभु को गुणगान करने से मुक्ति का रास्ता संसद से थोड़ी होगा, मोक्ष तुम्हें संसद से थोड़ी मिलेगा। भगवान तुम्हें संसद में जाकर थोड़ी दिखाई देंगे, भगवान तो तुम्हें मंदिर में जाके मिलेंगे, अगर मिले तो। मेरा तो कोई आस्था नहीं है, मंदिर में जाके मिलेंगे, क्योंकि कबीर के मानने वाले, रैदास के मानने वाले, पीपा के मानने वाले, धन्ना के मानने वाले, महावीर को मानने वाले, बुद्ध के मानने वाले लोग को पता है कि जो है वो जगह नहीं है भगवान की, वो जो है वहां अब जो है व्यापार किया जा रहा है, वहां अब धंधे फैल गए हैं, अब आस्था के केंद्र नहीं रह गए हैं, बल्कि वो उन्माद के केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा आरएसएस बीजेपी के द्वारा। अब मंदिरों में जाके शांति नहीं मिलती है, आप शांति से मंदिर में जा करके चिंतन मनन नहीं कर सकते, आप जाके देखिएगा तो वहां पर जो है अशांति फैलाई जा रही है। ये अशांत कर दिया गया है, देश के धार्मिक स्थलों को भी अशांत कर दिया गया है। अब वहां आध्यात्मिकता की बात नहीं होती है, उसमें धार्मिकता की बात होती है, सांप्रदायिकता। अब धार्मिकता और सांप्रदायिकता में बहुत पतला सा फर्क है। धार्मिक आदमी धर्म कर्म करेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग अगर उनको करना होता तो माला जप करना होता था तो 5 मिनट के लिए अपना माला जप किए और अपना घर में बैठकर शांति से कर लेते थे, या अपना वो करके, वो धार्मिक लोग थे। वो किसी को दिखा नहीं रहे ऐसे ऐसे जैसे आजकल जो है, ऐसा नहीं माला को रस्सी की तरह ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उनका माला जपना जो है किसी को चिढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी सुमिरन करना, जो अपने आप को शांति देना। जो इसीलिए हमारे भक्त कवियों ने मिडिवल पीरियड का बहुत अच्छा, कि कबीर ने कहा कि जो है करवा में माला फिरे, जीव फिरे मुहमाए, अब मनवा तो 34 फिरे, ऐसा सुमिरन ना आए। यानी कि जो स्मरण करने का, प्रभु को स्मरण करने की जो पद्धति है, उस पर भी कबीर ने बहुत अच्छा, कि तुम ले करके माला कमंडल घूम रहे हो और दिखावा कर रहे हो, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो ये जो जोगिया कपड़ा पहन करके, भगवा पहन करके ये साधु बाबा सब जो है कर रहे हैं, कोई सेक्स स्कैंडल में पकड़ा जाता है, कोई छेड़खानी में पकड़ा जाता है, कोई चमत्कार में पकड़ा जाता है, यही सब चल रहा है। तो भारत के अंदर आध्यात्मिकता का जो उफान था, आध्यात्मिकता का जो मकाम था, उसको वे लोग कलंकित करते हुए, पतित करते हुए पता न कहां तक ले जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं है। भारत की आध्यात्मिक ऊंचाई को, भारत की दार्शनिक ऊंचाई को ये लोग जो है पटक करके एकदम जमीन पर ला देंगे, ये एकदम ठान लिए हैं लोग। ये जो धर्म प्रवचन करने वाले धर्म गुरु बाबा लोग हैं, तो आपको क्या लगता है इन लोगों को सरकार जो है संरक्षण देती है? जैसे हाथरस में अभी केवल चरण की धूल कह लीजिए या चरण छूने के लिए लगभग 120 लोगों से ऊपर जाने चली गई लोगों की। तो हर जगह कहीं ना कहीं जैसे कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है तो तलवारें लहराई जाती है, डीजे बजाए जाते हैं, मंदिर मस्जिद का हिंदू धर्म को देखिए या मुसलमान धर्म को देखिए, मंदिर है तो वहाँ पे मुसलमान की तरफ से कोई कट्टरता की जा रही है, मस्जिद है तो हिंदू की तरफ से कोई कट्टरता की जा रही है। क्या ये सब सरकार पोषित है, सरकार के संरक्षण में होता है, या सरकार इसको इग्नोर क्यों करती है? देखिए, कोई भी बिना सरकार के सहमति और संरक्षण से नहीं होता है, और हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन इसीलिए किया जाता है कि सामने अब जब आप एक्शन के पीछे एक मंशा रहती है कि सामने वाले से कुछ रिएक्शन आए। जितने धार्मिक उन्माद और जलसे हैं, जहां धर्म कम, उन्माद और सांप्रदायिकता ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अचानक से 10 साल में ही तुम्हें धर्म जो है खतरे में आ गया क्या? इतने तुम तो कह रहे हो 5000 साल का है, तो 5000 साल में तो ऐसा कोई ट्रेस हमको नहीं दिखता है कि किसी के द्वार पे जाकर के तलवार लहराना है, त्रिशूल दिखाना है, किसी को लिंचिंग करना है, किसी को जो है जबरन बोलना है जय श्री राम नहीं बोलोगे तुम्हारी गर्दन काट देंगे, यहाँ रहना है तो ये फलाना फलाना जो है नारा लगाना ही पड़ेगा। ऐसा तो भाई एक से बढ़कर भारत के अंदर धर्म गुरु हुए, पीर हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। तुम कौन से हो, कहां से हो गए हो इस तरफ करने के लिए? तो मैं कह रहा हूं कि भारत के अंदर धर्म का मिलिटराइजेशन और धर्म का प्रयोग राजनीति में आरएसएस के लेबोरेटरी से निकला है, और आरएसएस का ये
प्रयोग है भारत के अंदर कि कैसे भारत को तबाह करना है, भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करना है, भारत की सामाजिक संरचना को तबाह करना है, भारत के दार्शनिक जो है ऊंचाई को पतित करना है, भारत की आध्यात्मिक ऊंचाई को कलुषित करना है, भारत के की जो हजारों साल की संस्कृतियां और परंपराएं हैं उनको दूषित करना, और भारत के अंदर जो अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मार्ग हैं और अलग अलग जो है आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को जो है समेट करके कुचल करके एक विचारधारा को पोषित और प्रचारित करने की जो है प्रयास ये हो रहा है। ये सारा काम तो सारी सरकारें करती हैं, हर पार्टी के लोग बाकी सरकारों में, इन सरकारों में यही अंतर है। बाकी सरकारों में ऐसा नहीं कि सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती थी, लेकिन वो सांप्रदायिक हिंसा करने वालों को इल्म था, ये बोध था कि हम ये कर रहे हैं और पकड़े जाएंगे तो बहुत कूटे जाएंगे। उसको संरक्षण जैसा कुछ नहीं हो सकता कि दबे पांव संरक्षण भी है। ये कचड़ा कोई अचानक से नहीं है। हिंदू मुसलमान का जो है नफरत कोई एक दिन की नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये आज़ादी के बाद से देश जब पार्टीशन हुआ तब से इसके अंदर लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान के नफरत दबी हुई है। बीजेपी आरएसएस जब से पावर में आई है इन कचड़ों को जो है सरफेस फैला दिया है। अब जो धार्मिक थे, जो उन्मादी थे, जो सांप्रदायिक थे, जो जातिवादी थे, कांग्रेस के रिजीम में, इसके पहले की सरकारों में दबी जुबान से जो है एक खुराफात करते थे, ये अब खुल्लम खुल्ला करने लगे क्योंकि अब उनको जो है संरक्षण देने वाला, प्रोटेक्शन देने वाली सरकार आ गई है। तो इसलिए जो है आप समाज में आप देखिए कि अचानक से 10 सालों में इतना ज्यादा नफरत कैसे फैल गई। छोटे छोटे बच्चों जिनको स्कूल कॉलेज में अपना पाठ पढ़ना चाहिए, आज इसको स्कूलों में देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों के साथ मरवाया जा रहा है। वो अभी मुजफ्फरनगर के घटना आई थी जो है, जिसमें एक बच्चे, मुस्लिम बच्चे को जो पिटवाया जा रहा है दूसरे बच्चे से। ये अबोध बालकों को, छोटे छोटे जो एकदम कोरे दिमाग हैं, उन दिमागों को भी तुम नहीं छोड़ रहे हो। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाला, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे सोशल मीडिया पे शेयर करता है बहुत सारी ऐसी बातें जो उसको पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो है भारत के अंदर सूफी परंपरा है, जिसने जो है भारत की लोकगीतों के, लोक परंपराओं के जो है कहानियों, किस्सों को निकाल करके और जो है इस्लाम के साथ मिक्स करके कितने जो है सूफी गीत गाए गए, कितनी सूफी परंपरा गाए थे जो है, जिसमें जो है प्रेम भी है, आध्यात्मिकता भी है, दोनों चीज है। लेकिन ये जो आरएसएस है ये भारत को तोड़ तोड़ के रख देगा, भी यहाँ के लोगों को चैन से जीने नहीं देगा। जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा, जब तक इसका जो है उछल कूद बंद नहीं होगा, जब तक इनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है तलवार चलाने की, आखिर दो ही चीज की ट्रेनिंग दी, लड़ने की ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? आप देखिए डॉक्टरी में लड़ने की ट्रेनिंग नहीं मिलती है, टीचरों प्रोफेसरों को जो है मारने मोरने की ट्रेनिंग नहीं होती है। मिलिट्री में ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी उसको फोर्स में। दूसरी तरफ एक मात्र भारत का ऐसा तंजीम है जो तलवार चलाने की ट्रेनिंग देता है, जो AK-47 चलाने की ट्रेनिंग, जो कट्टा चलाने की ट्रेनिंग देता है। बताओ ये कौन सा वो है? भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का तंजीम कैसे चल रही है? इसको इमीडिएटली बैन करना चाहिए। तो ये तो धर्म के नाम पे तो कुछ भी किया जा सकता है। धर्म के यही है ही नहीं, धर्म वो नहीं है जो बीजेपी आरएसएस बता रहा है। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, धर्म वो है ही नहीं, क्योंकि धर्म की परिभाषा एकदम अलग है। धर्म की परिभाषा अलग है। होगा कोई भाजपा का हिंदू होगा? भाजपा सदन में भी तो ये बातें चल रही हैं कि हिंदू हिंसक है, या इस तरीके की। अभी राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने ये कहा कि कुछ हिंदू लोग हैं जो हिंसा करते हैं, तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप पूरे हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हिंसा हो रही तो कोई तो कर रहा है ना। लिंचिंग हो रही तो लिंचिंग करने वाले लोग हैं ना। ट्रेन में गोली मारी गई जो है सिर्फ उसके दाढ़ी और टोपी देख करके। अभी चेतन अभी अलीगढ़ में भी फिर मॉब लिंचिंग हुई है 4-5 दिन पहले। कौन जो है लोग, क्या जो वो हिंदू नहीं था? क्या था हिंदू? तो क्या जो है वो सारे हिंदू हो गए? अभी राजस्थान में वो कहा आरएसएस बीजेपी से ट्रेनिंग लिया हुआ हिंदू नहीं है, वो नफरती है, वो उन्मादी है, वो आतंकी है, वो समाज में आतंक और नफरत फैला रहा है। वो कभी जो है मस्जिदों में जा करके सुअर का मांस कितने लोग पकड़े भी गए, कभी गाय का मांस फेंक दे रहा है मंदिर के सामने ले जा करके। और उसमें अभी तो देखो जो है मुस्लिम का भेष बना करके ये लोग जो है सोशल मीडिया उस पर कर रहा है।
तो ये सब कितनी फेक आईडी बना करके नफरत फैल, कितने लाख आईडी जो है आरएसएस के नफरतियों ने फिर सोशल मीडिया बना करके रात दिन प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की। मैं कह रहा हूं कि भारत को बचाना है तो आरएसएस से बचाना है, हिंदुओं को बचाना है तो आरएसएस से बचाना है, किसी भी हिंदू को आरएसएस की नजर न लगे। मैं तो खास करके अपने दलित, पिछड़े और जो आदिवासी लोगों को कहना चाहता हूं, आपके बच्चे कहीं भी इन उन्मादियों के संपर्क में आ गए हों, बहला फुसला करके नौकरी देने के बहाने, खेल खेलने के बहाने ये लोग ले जाते हैं। जैसे इनका आरएसएस का एक ही दिन, खेल खेलने के बहाने पुचकाता है, नौकरी देने के बहाने पुचकाता है, पुचका करके ले जाता है, फिर वहां उसके दिमाग को जो है वो नफरती बनाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग देता है। ये इनमें और जो है आईएस में कोई अंतर नहीं है। शाखाओं में जो सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? तलवारें ये लेकर के जो तलवार निकलता है, काहे निकलता है तलवार लेकर के? तुम शांति से निकलो, क्या निकल? कभी जो है आप इसको देखिए ना, इसकी क्या जरूरत है समाज में इनकी? ये कहीं कहीं काम आते तो है नहीं। धर्म का हिंसा से कोई मतलब नहीं होना। मैं कह रहा हूं हमारे दादाजी धार्मिक हैं, तो हमारे दादा किसी तलवार लेकर नहीं जा रहे हैं ना दिखाने के हम धार्मिक हैं। वो अपने बैठे हैं, अपना सुमिरन चिंतन जब भी करना होता कर लेते हैं, और नहीं करना हो तो नहीं करते हैं। हमारी दादी तो आज तक कुछ नहीं की, अब वो दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनको तो कोई कथा कीर्तन वाला नहीं पुचका पाया, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं था। तो ये जो बाबा लोग हैं जिनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, ये लोग भी तो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद को पैदा कर रहे हैं। बाबाओं का मार्केट है। जब से ये यूट्यूब आया, अब देखिए कैपिटलिज्म का कितना, कोई बाबा कभी जो यूट्यूब खोजा है? कोई बाबा सोशल मीडिया चैनल खोजा, ट्विटर खोजा है? लेकिन ट्विटर पे बाबा अपना कीर्तन जरूर कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको विज्ञान की तरफ जाना नहीं है, उसको विज्ञान विरोधी है। वो कोई ऐसा आविष्कार नहीं, वहां कीर्तन में कोई आविष्कार थोड़ी होता है। कीर्तन में आपको जो है गैलीलियो नहीं मिलेंगे, कीर्तन में आपको जो है पियरे वर्नियर नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी कीर्तन में गैलीलियो को मानने वाले लोग जाते हैं। कीर्तन में इसलिए जाते हैं कि लोग अपनी जो है गृहस्थी में छोटी छोटी चीजों से परेशान है। दो चीज है, मैं कह रहा हूं, आप मंदिर किस लिए जाते हैं? शक्ति के लिए। शक्ति पीठ है ना, सबसे पावरफुल है खुदा, पावर है ना, पावर का सेंटर है मंदिर मस्जिद कि जैसे सबसे पावरफुल कोई है तो भगवान है, यानी शक्तिशाली अगर कोई है तो देवता है। तो शक्तिशाली आदमी से जाता है कुछ मांगने कि हमें कुछ मिल जाए, शक्ति का प्रतीक, पावर का सेंटर है। लेकिन जाता शक्ति कुछ पाने के लिए, लेकिन वो शक्ति काम करती नहीं है, वो शक्ति काम करती नहीं। जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक शक्ति है। अब राजनीतिक शक्ति में आके मांगने लगेगा तो यहां तो देना पड़ेगा ना। तो भगवान से तो कुछ मिलने वाला है नहीं उसको, चाहे जितना माथा टेके जाए, जितना कुछ करे, क्योंकि रैदास ने तो कह दिया कि मन चंगा कटौती में गंदा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जब संत महापुरुषों ने, रैदास ने, कबीर ने, पीपा ने, रज्जब ने भर भर के इन दोहों और चौपाइयों के जरिए भारतीय जनमानस को सिखाया है, समझाया है, तो सबको पता है कि वहां से नहीं मिलना, तो मिलेगा कहाँ? अगर अपना पीड़ा, अपनी बेरोजगारी के लिए प्रसाद लेकर नौजवान अगर बतासा लेकर के, लड्डू लेकर जो है चढ़ाने जा रहा है, अगर वो लड्डू लेकर के नेता के पास जाने लगे कि आप हमारा नौकरी दीजिए, तो यह तो फंस जाएगा ना। ये तो पॉलिटिकल पावर पर सवाल ना खड़ा हो, इसलिए स्पिरिचुअल पावर की तरफ जनता को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इसीलिए मस्जिदों में, मंदिरों में जाने वाली जो भीड़ है, जिस दिन वो भीड़ नेताओं के दरवाजे पे जाने लगेगी, जिस दिन भीड़ जो है नेताओं की कोठियों पे जाने लगेगी कि भाई हमारा काम करना पड़ेगा, हमारा बच्चा क्यों बेरोजगार है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, हमारी बरकत क्यों नहीं हो रही, हमारी गरीबी क्यों नहीं मिट रही, भगवान से ज्यादा इन पावर वाले लोगों से सवाल करने लगेंगे, तो ये तो भाग खड़े होंगे। इसलिए ये लोग जो है बाबाओं को प्रश्रय देते हैं, इसलिए बाबाओं के चरण में लोटे रहते हैं। सारे नेता इसलिए नहीं लोटे, उनको जाना कि हमारे पास मत आना भाई, भगवान वो है जो कुछ देने वाला है वही देगा तुम्हें। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम मैं भी देखो वहीं, जो देखिए अभी कमल क्या नाम है वो जो है, शिवराज सिंह लोटा हुआ थे,
और एक कमल नाथ वो लोटे हुए थे, लोटे हुए। उनके बेटे नकुल नाथ लोटे हुए थे चरण में, इसलिए चरण में लोटे हुए थे कि जिस दिन जनता उनके दरवाजे पे जाकर कि भाई हमारे बेटे की नौकरी लगाओ, हमारा कार्ड बनवाओ, हमारा ये करवाओ, हमारी गरीब क्यों है, तुम यहाँ ये फलाना इतना अमीर हो गया, हमारा क्या, हम कैसे गरीब रह जा रहे हैं। ये रैशनल सवाल जब खड़े होने लगेंगे कि एक आदमी कोठी बना ले रहा है समाज में, बड़ा बड़ा मकान बना रहा, 3 तल्ला 4 तल्ला, एक झोपड़ी है तो कभी खपड़ा उसका चू रहा है तो कभी पॉलिथीन लगा रहा है, छपरी में ही रह रहा है, तो ये जो समाज के जो जीवन है वो संविधान से चलेगा, कष्ट में है, जैसे उसका जीवन है कष्ट में, वो कष्ट से निवृत्ति मांगने जा रहा है मूर्तियों के पास। इसीलिए रैदास ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही है कि जीवन 4 दिवस की मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर अंदर मूरत बैठी, खाता ढुक ढुक चेला रे। यानी कि जो तुम चढ़ावा लेके जाते हो वैसा नहीं मूरत खा लेती है, बल्कि चेला वहां चाप रहा है, लड्डू बतासा जो भी लेके जा रहे हो। तो अब संत महापुरुषों को जो मानेगा उसके लिए मुक्ति का रास्ता खुला हुआ है। अगर तुम यहाँ बाबाओं के पीछे जाओगे तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी। एक तो ये बात है। दूसरा, यहाँ जाने वाली मास कौन है? यहाँ जाने वाली जो मास है जो चेतनशील नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको भरोसा है कि हमें यहाँ से मुक्ति मिलती, राहत मिल सकती है, वो जाता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो रेशनल आदमी है, जिसको पता है कि हमारा काम विधायक जी से होगा, हमारा काम सांसद जी से होगा, हमारा काम जिलाध्यक्ष से होगा, वो तो जा रहा है जिलाध्यक्ष के पीछे पीछे घूम रहा है, वो तो मंदिर मंदिर नहीं जा रहा है घूमने, वो जाता है, काम करवा ले आता है, अपना खड़ंजा बिछवा लेता है, ट्रांसफर करवा। यही भी एक सवाल है, ये सामाजिक परिवर्तन होगा कैसे? जो वैचारिक परिवर्तन है कि लोग धर्म की तरफ जाते हैं, जो चेतनशील नहीं है, इसके लिए रैदास का मार्ग पकड़ना पड़ेगा, कबीर का रास्ता चुनना पड़ेगा। ये लोगों को बताया कैसे? नहीं, अब इसीलिए ना इसको कहते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक किताब लिखी कि बुद्ध धम्म का पतन कैसे हुआ, राइज एंड फॉल ऑफ जो है धम्मा। तो उसमें वो बताते हैं कि भाई ये जो एक डोमिनेंट प्रोपेगेंडा है पुरोहितों का, भारतीय पुरोहितों में जो, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, ये बेसिकली जो है ये ब्राह्मण धर्म है, फूले और उनके हिसाब से। और इसमें जो पुरोहित जो है, क्योंकि बुद्ध में क्या होता था कि जो भिक्षु बन गया वो जो है गृहस्थ नहीं हो सकता था। यहाँ गृहस्थी भी चल रही है, पंडागिरी भी चल रही है, घंटा भी टिनटिना रहे हैं, कथा भी सुना दे रहे हैं, और जो है अपना बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं में क्या होता है कि अनुशासन था, मर्यादा थी। आप एक तरफ जो है निकल पड़े मुक्ति के रास्ते में तो आप पीछे नहीं आ सकते। बुद्ध पलट करके आए यशोधरा के पास, लेकिन गृहस्थ नहीं में ज्वाइन किए, आए चले गए कि मैं तो अब चला गया हूँ। तो इसीलिए यहाँ से धम्मा जो है, धम्म मार्ग पतन की ओर गया, क्योंकि उसका अनुशासन कठिन था। यहाँ दोनों काम एक साथ चल रहा है। ये बाबा साहब का नैरेटिव है, और कैसे फिर ये डोमिनेंट कल्चर में बन गया। इसीलिए बाकी विचार मैं कर रहा हूं कि आज कबीर मठों पर वैष्णवाइट कब्जा कर लिए हैं, शैव पीठों पर वैष्णव कब्जा कर लिए हैं, पुरोहित कब्जा कर लिया है। तो धर्म में आजकल क्या हुआ कि मेरी आपसे नहीं बनी तो आपने अलग धर्म बना लिया, मैंने अलग धर्म तो बना ले। भारत के अंदर तो इसकी हमेशा से आजादी रही है कि तुम कृष्ण के मानो तो मानो, मैं नहीं मानूंगा। तुम राम को मानो तो मानो, मैं नहीं। मैं मानूंगा चामुंडा को, मैं मानूंगा शारदा को, मैं मानू डिहवारिन को, मैं मानू जो है दक्षिणी माई को, मैं मानू जो बरम बाबा, मैं मानूंगा पहलवान बाबा, वो हमारे देवता वही है। अब तुम कहो कि नहीं तुम बरम बाबा को छोड़ करके फलनवा बाबा को मानो, तो कह रहे तुम अपने बाबा अपने पास रखो। तो ये आजादी आज से नहीं है, भारत में पहले से भी है, लेकिन आरएसएस इंडिक्ट कर रहा है, गले पे जो है तलवार रख कर कह रहा है कि तुम इसको मानो, तुम राम को मानो, मानना ही पड़ेगा। जबकि हमारे यहाँ एक से बढ़ सखी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, कई संप्रदाय हैं जहां सिर्फ आराध्य राधा है, कृष्ण भी नहीं है। कृष्ण भी नहीं है, हाँ। शैवाइटों में आराध्य शिव ही हैं। मीरा ने कृष्ण को छोड़ करके न राम भजा न शिव भजा। और कोई कह दे मीरा पे जाकर के नहीं मीरा तुम छोड़ो, कल से तुम्हें जय श्री राम का नारा लगाना है, हमको लगता है मीरा उसका कान पकड़ के ऐंठ देती। पर अब तो नहीं ऐठा जा रहा है। नहीं, अब ऐठा क्योंकि अब पा रहे हैं लोगों को बोलना पड़ेगा, लोगों को अपनी परंपराओं को याद दिलाना पड़ेगा। भारतीय परंपरा अलग है, भारतीय रिवाज अलग है, भारतीय कल्चर अलग है। जो आरएसएस फैला रहा है जहर, उस जहर से भारत को बचाना पड़ेगा। तो क्या ये परंपरा ऐसे ही शुरू हुई? अयोध्या में
श्री राम मंदिर बना और बीजेपी के शासन काल में बना, इसीलिए वहाँ हार गए। जनमानस ने बता दिया कि हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारी राम में आस्था अलग है, हमारे राम अलग हैं, बीजेपी का राम अलग हैं, अयोध्या वालों के लिए राम अलग हैं। अयोध्या वालों की आस्था जिसमें थी, उन्होंने अवधेश प्रसाद को जो है अपना चुन लिया कि राम का असली प्रतिनिधि कोई है तो अवधेश वासी। इसको विरोध मान सकते हैं? विरोध नहीं, ये अयोध्या का रास्ता बदलने वाला मान सकते हैं क्या? अभी जो आप कह रहे थे कान पकड़ के, यही कान पकड़ कर बीजेपी वालों को समझाया कि राम तुम्हारे नहीं है, राम हमारे हैं, तुम राम के जो है यहाँ से राम राम करके निकलो, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। तो अयोध्या की जनता ने बीजेपी को राम राम कह दिया कि भैया राम को छोड़ दो, बख्श दो, हमें जीने दो, अयोध्या वालों को जीने दो। तुमने जितना राम के नाम पे बर्बादी करनी थी कर दिया, राम को बचा लिया अयोध्या वालों ने, राम की मर्यादा को बचा लिया उन्होंने, राम के उन मूल्यों को बचा लिया जिनके लिए वो लोकमानस में मान्य है। इसलिए अयोध्या वासियों ने अपने राम को बचा लिया, बीजेपी वालों से बचा लिया, नहीं तो राम नहीं बचने वाले थे। रावण के लोग राम का नाम लेकर के रावण घूम रहे हैं समाज में, वो हरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। ये कौन करता है? ये राम की शकल में रावण घूम रहे हैं। सामाजिक राजनीति या जातिगत राजनीति, किससे ज्यादा प्रभावित होते हैं आप? नहीं, जातिगत राजनीति जैसा कुछ नहीं है। भारत में चूंकि जाति प्रधान देश है, तो यहाँ तो कोई जाति से बाहर है नहीं। आप जाति न्यूट्रल हो सकते हैं, आप जाति बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, जाति मान्यताओं में आस्था से इनकार कर सकते हैं, आप रेशनल हो सकते हैं, किसी जाति उन्माद और से बाहर हो सकते हैं, लेकिन जाति से बहिष्कृत तो नहीं है। जात में तो कहीं पैदा, आप जात को न मानने के लिए वो है, स्वतंत्र है कि हम नहीं मानेंगे। जाति व्यवस्था जिसने बनाई, किसने बनाई? जाति व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? वर्णवादियों ने बनाई। और वर्णवादियों ने से जो है आप मुक्त हो सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पे, लेकिन सामाजिक स्तर पे नहीं। लेकिन अब उसका एक सबसे बड़ी चीज है कि जो जिसको ये जाति राजनीति हो गई, कुछ नहीं है। जैसे कह रहे हैं, जैसे कोई महिला अपना अधिकार जब मांगने लगे तो कहने लगे आजकल महिलाएं बड़ी टिपिर टिपिर बोलने लगी हैं, वो भी राजनीति कर रही हैं, पुरुषों से जुबान लड़ा रही हैं। पुरुषों को इसकी आदत है नहीं, पुरुषों को सुनने की आदत है नहीं कि कोई महिला आके उनके सामने जुबान लड़ाए, कोई महिला आके बताए कि सरकार कैसे चलेगी, कोई महिला आके बताए कि पॉलिसी कैसे बनेगी। ये पूरी पुरुष सत्ता को जब पच नहीं रहा है, उसी तरह से जो यहाँ का प्रभु वर्ग है, जो यहाँ का रूलिंग क्लास है, जो सत्ता में सदियों से कब्जा है जिसका है, वो नीचे वालों को उभार बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसको कहता है कि जातिवाद आ गए। मतलब जब तक तुम हर जगह बैठे थे तब तक कोई जातिवाद नहीं। आज से नहीं, मुरली मनोहर जोशी का एक स्टेटमेंट है कि अब तो राजनीति भी गंदी हो गई, अब तो गंगा भी गंदी हो गई, क्योंकि पहले गंगा पे भी तुम्हारा कब्जा था, गायत्री पे भी तुम्हारा ही कब्जा था, और जो है राजनीति में भी तुम्हारा कब्जा था। अब जैसे 90 का मंडल का उधार आया, तब इनको राजनीति गंदी होने लगी। तभी से प्रोपेगेंडा चला कि राजनीति से दूर रहो, क्योंकि राजनीति कुछ हो ना हो, लेकिन राजनीति में लोगों को दुखों को निजात का रास्ता जरूर है। वो रास्ते पे कोई पहुंच ना जाए, वो कुंजी किसी को मिल न जाए, इसलिए सारा प्रोपेगेंडा चलाया जाए। क्योंकि ये देश संविधान से ही चलेगा, ये देश राजनीति चल रहा है, ये देश राजनीति से चल रहा है। अरे जो चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हो, नारियल, बतासा, चुनरी, दुनिया भर का, उसमें भी तो टैक्स है, उसमें भी तो होती राजनीति लगी हुई है कि नहीं रहेगी? उससे अगरबत्ती से लेकर लवांग से लेकर कपूर तक में तुम टैक्स लगाए हो। बिल्कुल। कफन तक तो तुम छोड़े नहीं हो, तो हर जगह राजनीति है कि किस पर छूट होगी, किस पे नहीं होगी। तो राजनीति जनमानस में न फैल जाए, राजनीति में कुछ घर परिवार ही लोग रहें, राजनीति कुछ घर परिवारों के ही तक सीमित रहे, इसलिए राजनीति के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है। कोई धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चलाता है कि धर्म में मत जाओ, मंदिरों में मत जाओ, मस्जिदों में मत जाओ, राजनीति में मत जाओ। बाकी सब करें धार्मिक करो, धर्म कर्म करो, सामाजिक काम करो,
राजनीति में मत आओ। ये इसलिए कि वो राजनीति में जिस दिन आ जाएगा, कुछ लोगों का जो कब्जा है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सारे तमाम मुद्दों पर आपसे बात हुई और आपने खुलकर उन बातों को रखा।